हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। फर्स्ट और सेकंड पार्ट उसका हो चुका था, आज मैं लेकर आई हूँ उसका थर्ड पार्ट, है ना। हमको पता है हम 11th क्लास की केमिस्ट्री को लेकर एक सीरीज स्टार्ट की है हमने, और उसका जो चैप्टर 1 है उसको लगभग हम कंप्लीट करने जा रहे हैं। ये हो सकता है कि लास्ट पार्ट हो उसका। तो चलिए इस सेशन को जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लेंगे कि हमने पिछला जो भी पढ़ा था, है ना, एटम्स के बारे में, मॉलिक्यूल्स के बारे में, कंपाउंड मिक्सचर, जो भी चीज़ें हम पढ़ रहे थे, है ना, वो एक बेसिक चीज़ें थी। आज हम जो पढ़ने वाले हैं उसमें हम क्या पढ़ेंगे कि हम इन चीज़ों को मेज़र कैसे करेंगे। अब छोटी से छोटी चीज़ें हैं तो उसके मेज़रमेंट के लिए क्या क्या चीज़ें, कुछ यूनिट्स वगैरह बनाए गए हैं, उन चीज़ों के बारे में देखते हैं, है ना। तो सबसे पहला टॉपिक आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है, वो है मोल कॉन्सेप्ट एंड मोलर मास का। ठीक है, तो सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि जो एटम जिसकी हम बात कर रहे हैं ना, मॉलिक्यूल जो एटम है वो क्या है, बहुत छोटा पार्टिकल है ना, जिसको हम अपनी नॉर्मल आंखों से तो देख नहीं पा रहे हैं। उसके लिए हमको माइक्रोस्कोप वगैरह की ज़रूरत पड़ी, या फिर थ्योरेटिकली ही हम उसको एज्यूम कर रहे हैं। तो इस सिचुएशन में हमको उसका मेजरमेंट करना है, ठीक है। तो मेज़रमेंट के लिए हमारे पास बड़े-बड़े यूनिट है, जैसे कि किलोग्राम है वगैरह है, ग्राम है, मिलीग्राम है। तो जब हम बहुत छोटे पार्टिकल की बात करते हैं ना, तो ये सारे यूनिट बहुत बड़े हो जाते हैं, है ना? तो तब साइंटिस्ट लोगों को एक यूनिट की ज़रूरत महसूस होती है। वो सोचते हैं कि हमको एक नया यूनिट का इन्वेंट करना चाहिए, जिससे हम इन मॉलिक्यूल्स, इन एटम्स को क्या कर सकें, मेज़र कर सकें। उनको मतलब उनको यूनिट दे सकें, ठीक है? तो इस दिशा में एक स्टेप हमने पहले भी ले लिया था। हमको ग्राम एटम्स के बारे में पता था, है ना। ग्राम एटम यानी कि 1 ग्राम एटम में जो भी एटम होते हैं, 1 ग्राम एटम में जितने एटम होंगे हर एलिमेंट में, मतलब सेम क्वांटिटी में होंगे, कहने का मतलब। एग्जाम्पल के लिए आप जैसे समझ सकते हैं कि हाइड्रोजन का 1 ग्राम बोल रही हूँ, ऑक्सीजन का 1 ग्राम बोल रही हूँ, किसी भी एलिमेंट का मैं 1 ग्राम बोल रही हूँ, मतलब उसमें सब में क्या है, सेम नंबर ऑफ एटम उसमें प्रेजेंट होंगी, ठीक है। आई थिंक आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। अब हम आगे देखते हैं कि तो अब क्या होता है, 1 ग्राम का की जो वैल्यू होती है वो होती है, यहाँ पे जो दिया हुआ है, 6.022 × 10⁻23। ठीक है, 1 ग्राम की वैल्यू होती है एटम की, किसी भी एटम की। अब ये जो वैल्यू है हमको पहले से पता थी, ठीक है। तो हमने क्या किया, एक साइंटिस्ट थे, केमिस्ट थे, जिनका नाम था एवोगैड्रो, ठीक है। तो इस एवोगैड्रो के सम्मान में हमने ये जो वैल्यू थी उसका नाम दे दिया एवोगैड्रो नंबर, ठीक है। तो अब एवोगैड्रो नंबर, जिसको हम किससे डिनोट कर रहे हैं, एन ए से डिनोट कर रहे हैं, उसकी वैल्यू क्या हमने दे दी, हमने 6.022 इंटू 10⁻23 हो गई, ठीक। यहाँ तक के बात क्लियर है। अब एवोगैड्रो नंबर आपको ये समझ में आ गया होगा कि द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन 1 ग्राम ऑफ एटम ऑफ एनी एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट के 1 ग्राम में कितने एटम प्रेजेंट है उसी को हम एवोगैड्रो नंबर बोल रहे हैं ना। और वहीं अगर हम क्या बोलते हैं, 1 ग्राम मॉलिक्यूल की जब बात कर रहे हैं, तो 1 ग्राम मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट है उसी को हम क्या बोल देंगे, एवोगैड्रो नंबर बोल देंगे। आई थिंक आपको एवोगैड्रो नंबर का ये जो कॉन्सेप्ट मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ वो समझ में, मतलब 1 ग्राम में कितने एटम प्रेजेंट है, ठीक है। यही हमारा क्या है, एवोगैड्रो नंबर है। वैल्यू पहले से हमको पता थी, 6.022 इंटू 10⁻23। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब एक और चीज़ निकल के आती है, मोल। अब ये मोल क्या है। अब देखिए, आप मान लो कहीं पे, जैसे कि दुकान में कहीं पे केला लेने के लिए जाते हैं, तो आप क्या ये बोलते हैं कि आप 1 किलो केला दीजिए, नहीं बोलते हैं ना। आलू लेने के लिए जाते हैं तो तब बोलते हैं उस सिचुएशन में 1 किलो आलू। तो मतलब हर चीज़ के लिए एक अलग अलग यूनिट डिसाइड है ना। दर्जन में क्या होते हैं, 12 जो पीस होती है उसको हम 1 दर्जन बोलते हैं। आधा दर्जन बोल दिए तो हाफ को, यानी कि 6 को आधा दर्जन बोल रहे हैं। तो वैसे ही इस एटम को मेजर करने के लिए हमने एक यूनिट बनाई, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, मोल बोल रहे हैं। ओके, तो इसको हम कैसे कह सकते हैं, फॉर काउंटिंग टोटल नंबर ऑफ एटम या फिर मॉलिक्यूल या फिर आयन इन एनी सब्सटेंस, केमिस्ट हैव फिक्स्ड अ यूनिट कॉल्ड मोल।
तो एटम्स की बात हो जाए, मॉलिक्यूल की बात हो जाए या आयन की बात हो जाए, इनको काउंटिंग करने के लिए केमिस्ट ने क्या किया, एक यूनिट बनाया जिसको हम क्या कह रहे हैं, मोल कह रहे हैं। और मोल की वैल्यू जो हमने अभी देखी है, एवोगैड्रो नंबर है, वही मोल की वैल्यू है। मतलब एक मोल बोल दिया जाए या फिर 1 ग्राम बोल दिया जाए या फिर एवोगैड्रो नंबर बोल दिया जाए, सब चीज की वैल्यू क्या है, यही है 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे उसके अंदर। ठीक है, अब कहने का मतलब क्या हुआ, एक मोल एटम की बात कर रहे हैं तो भी वैल्यू यही आएगी, 6.022 10⁻23 एटम होंगे उसमें। एक मोल मॉलिक्यूल की बात की जाए तो वही वैल्यू, इतना ही मॉलिक्यूल उसके अंदर होगा। एक मोल आयन की बात की जाए तो इतने आयन्स उसके अंदर होंगे। एक मोल गैस की जब बात की जा रही तो इतने गैस के मॉलिक्यूल होंगे। जब गैस की बात की जाती है ना, तो गैस को हम क्या है, मॉलिक्यूल्स में नहीं मापते, उसका वॉल्यूम के हिसाब से उसको मापा जाता है गैस को, है ना, तो लीटर में। तो नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर में जो गैस है 22.4 लीटर इसका वॉल्यूम होता है ना। जब गैस की बात की जाएगी तो आप उसको क्या लेंगे, 22.4 लीटर उसका वॉल्यूम लेंगे। कब लेंगे, जब टेम्परेचर जो प्रेशर है वो नॉर्मल, मतलब चेंज नहीं हो रहा है, कहने का मतलब कांस्टेंट बना हुआ है तब। ठीक है, यहाँ तक की बात क्लियर है। अब आपको क्या, कोई मोल ऑफ एलिमेंट एलिमेंट दिया है, उसका नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, तब आप सिचुएशन में आपको फॉर्मूला है कि मास ऑफ एलिमेंट निकालेंगे, है ना, डिवाइड दे देंगे किससे, एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट से दे देंगे। ये आपको क्वेश्चन में दे दिया रहेगा। वही मोल ऑफ कम, ये तो एलिमेंट का। अब कंपाउंड का आपको अगर निकालना रहेगा मोल, तो आप क्या करेंगे, कंपाउंड का सबसे पहले मास निकालना पड़ेगा, फिर उसके डिवाइड क्या देंगे, एटॉमिक मास ऑफ कंपाउंड। ठीक है, उस कंपाउंड का एटॉमिक मास से आप क्या करेंगे, उसको डिवाइड देंगे। आगे हम ये सारी चीजें निकालना सीखेंगे कि मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं, है ना, ये सब कुछ मैं आपको बताने वाली हूँ। ठीक है, तो यहाँ तक के बात क्लियर हो गई। एवोगैड्रो नंबर क्या होता है, 1 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, है ना, ये जो नंबर है वो 1 ग्राम के लिए है, या फिर कोई एक मोल के लिए पूछ दिया जाए तो भी यही नंबर है। मोल क्या है, मोल एक यूनिट है जो हम एटम को, मॉलिक्यूल को या आयन को मेजर करने के लिए ये यूनिट का यूज करते हैं। ओके, यहाँ तक की बात क्लियर है। तो देखिए, मोल जो हमने अभी मोल पढ़ा है, तो वो ये ऐसे नहीं है कि आपको ये छोटा सा चीज है, यहाँ यहाँ से आप निकल जाएंगे तो आपको कभी काम नहीं आएगा। ये पूरी केमिस्ट्री में घूमते रहेगा और आप जब तक इसको क्लियर नहीं करेंगे ना, तब तक ये आपको प्रॉब्लम क्रिएट करते रहेगा। तो इसको और अच्छे से समझने के लिए यहाँ पे देखो, मैंने एक क्लासिफिकेशन बनाया हुआ है। यहाँ पे हम एक मोल की वैल्यू, अगर हम पार्टिकल मान के चल रहे हैं ना, जो भी हमको दिया गया वो पार्टिकल है, तो उसकी वैल्यू हमको क्या पता है, 6.022 10⁻23 इसकी वैल्यू होती है एक मोल में, है ना। अगर हम वॉल्यूम लेके चलते हैं तो मैंने अभी अभी बताया कि नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे 22.4 लीटर होता है। ठीक, पहला पार्टिकल अगर लेके चल रहे हैं तो, और दूसरा वॉल्यूम गैस वगैरह लिया है तब। अब तीसरा जो टर्म है वो क्या है कि मास हमको निकालना है, तो मास के टर्म में एक मोल की वैल्यू क्या होगी, एक मोल का मतलब 1 ग्राम होता है, मैंने पहले बता दिया है ना। तो इसको 3 पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया। अगर 1 ग्राम मॉलिक्यूल एलिमेंट के, 1 ग्राम मॉलिक्यूल की जब बात की जा रही है, तो मॉलिक्यूल हमको पता है कार्बन, नाइट्रोजन, ये सारे एलिमेंट हैं, है ना। तो एलिमेंट जैसे हम सी बोल रहे हैं, सिंबल से दर्शा रहे हैं, तो उसके हम 1 ग्राम की बात कर रहे हैं, कहने का मतलब। तो हमको पता होता है इसका मास हमको निकालना है, मास के फॉर्म में हम निकाल रहे हैं ना। तो कार्बन की एटॉमिक नंबर का जस्ट डबल, 12 ग्राम इसका मास हो जाएगा। सोडियम का 11 होता है, तो उसका डबल हो जाएगा। अब डबल, अब ये कभी कभी जरूरी नहीं रहता है कि सेम ही हो, मतलब कुछ पॉइंट्स में, कुछ नंबर्स में आगे पीछे हो सकता है, लेकिन लगभग वही होता है, बराबर होता है। तो यहाँ पे सोडियम का 23 ग्राम निकल के आता है। वही 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड का देखते हैं। अब देखिए, यहाँ पे दो चीज आपको दी हुई है, मॉलिक्यूल, कंपाउंड के मॉलिक्यूल का 1 ग्राम पूछ दिया गया है, और ये कंपाउंड 1 ग्राम फॉर्मूला मास ऑफ कंपाउंड। उसी कंपाउंड का अगर फॉर्मूला, जो फॉर्मूला है उसका मास पूछ दिया गया है, तो कभी कभी आप देखेंगे कि ये जो मॉलिक्यूल है, फॉर्मूला है, वो आपको सेम सेम नजर आएगा, है ना, लेकिन जरूरी नहीं है कि हमेशा ये सेम हो। कैसे सेम नहीं हो, अब देखो, मॉलिक्यूल में H2O क्या है, एक वाटर का मॉलिक्यूल है ना। तो जब हम इसका मास निकालते हैं तो कैसे निकालेंगे कि यहाँ पे H जो है 2 है, और इसका एटॉमिक
जो मास है वो 1 है ना, तो 1 हो जाएगा। और इसका क्या होता है, 8 है तो इसका जस्ट डबल करेंगे तो 16। तो इस तरह से हमारा क्या निकल के आ जाता है, 18 ग्राम निकल के आ गया। ठीक है, ऑक्सीजन O2, तो 16 का डबल 32 है ना, तो 32 ग्राम निकल के आ जाता है। वहीं अगर फॉर्मूला मास की बात की जाए तो Na और Cl ये एक फॉर्मूला है ना, ना कि मॉलिक्यूल है। वही कहने की मैं कोशिश कर रही थी कि NaCl क्या है, एक फॉर्मूला है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला भी है। कभी कभी सेम भी हो जाते हैं, कभी कभी डिफरेंट भी हो जाते हैं। तो इसका भी मास क्या निकल के आ रहा है, 58.5 ग्राम, और कार्बन डाइऑक्साइड का 44 ग्राम निकल के आता है। तो इस तरह से हमने समझा कि पार्टिकल के फॉर्म में हम इसको लेके चलेंगे, वॉल्यूम के फॉर्म में हम इतना लेके चलेंगे। ठीक है, इस तरह से। और फिर अगर हमको मास के टर्म में दिया गया हो तो हम इसका इस तरह से मास निकालते हुए चलेंगे। तो चलिए देखते हैं हम कि इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हमको किस तरह से पूछा जा सकता है। ठीक है, तो सबसे पहला आपका क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ सिल्वर एटम इन 1.729 इंटू 10⁻⁻6 ग्राम सिल्वर, है ना। हमको क्या करना है, नंबर ऑफ सिल्वर एटम कैलकुलेट करना है, कितने में, 1.792 इंटू 10⁻6 ग्राम सिल्वर दिया गया है। इसमें हमको कितने सिल्वर एटम है उसको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। हमको दे दिया गया है यहाँ पे कि सिल्वर का जो एटॉमिक मास यूनिट कितना है, 107 इंटू सॉरी 0.87 दिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले ये जब भी हमको इतने का निकालो ऐसा दिया जाता है क्वेश्चन में, तो सबसे पहले हम छोटी यूनिट का निकालते हैं। ठीक है, एक का पहले निकाल के देखते हैं। तो क्या क्या चीज़ें दी गई है क्वेश्चन में, सबसे पहले हम देख लेते हैं। तो हमको तो पता है कि एक का निकाल रहे हैं, यानी कि Ag, यानी कि जो सिल्वर है इसका सिंबल Ag होता है, और इसके एक एटम का मास इतना है। ठीक है, तो एक 107 इंटू 87 ग्राम सिल्वर का में नंबर ऑफ एटम कितने होंगे, तो हमको पता है कि 1 ग्राम में कितने होते हैं, 6 इंटू 6.022 10⁻23 उसमें होते हैं, है ना, पार्टिकल्स होते हैं। तो वही हमको क्या दिया गया है, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, 1.792 इंटू 10⁻6 ग्राम सिल्वर दिया गया है। तो उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, हमको जो वैल्यू दी गई है ना, 1 ग्राम की वैल्यू दी गई है उसको ऊपर में रखेंगे, और नीचे में क्या करेंगे, एक एक जो सिल्वर एटम है उसकी वैल्यू को नीचे में रखेंगे, और इंटू किससे कर देंगे, हमको जो पूछा गया है, ये जो वैल्यू पूछी गई, इसकी वैल्यू पूछी गई, उसको हम क्या करेंगे, इसके साथ इंटू कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे आप इसको ऊपर में भी लिख सकते हैं, और चाहे तो इन दोनों को डिवाइड के फॉर्म में लिख के बगल में इंटू भी करके लिख सकते हैं। तो इनको पूरा सॉल्व करने के बाद हमारा क्या निकल के आएगा, 10⁻16 निकल के आती है। यानी कि इतने ग्राम सिल्वर में सिल्वर के एटम के जो नंबर है वो कितना होता है, 10⁻16 पार्टिकल्स उसमें सिल्वर के होंगे। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि एक और नया कॉन्सेप्ट निकल के आता है, मोलर मास का। ठीक है, तो मोलर मास क्या होता है, हमने अभी देखा 1 मोल 1 ग्राम, है ना, एवोगैड्रो नंबर, सारी चीजें बराबर थी, है ना, सभी का वैल्यू बराबर था। तो 1 मोल में जितने भी हमको एटम्स मिल रहे हैं, मॉलिक्यूल आयन जो भी मिल रहे हैं, उसका मास जब हम निकालते हैं तो उसको हम एक साथ क्या बोलते हैं, मोलर मास के नाम से जानते हैं। इसको हम क्या करते हैं, कैपिटल M से डिनोट करते हैं। इसकी यूनिट होती है ग्राम मोल इनवर्स होती है। ओके, देन हमको ये चीज समझनी होगी कि एटॉमिक मास हो, मॉलिक्यूलर मास हो, फॉर्मूला मास हो, और ये जो मोलर मास है ना, तो ये जो सारी चीजें हैं वो न्यूमेरिकली सेम आएंगी। मतलब अगर एटॉमिक मास 16 है तो उसका मोलर मास भी 16 होगा, मॉलिक्यूलर मास 20 है तो उसका मोलर मास भी उतना ही होगा। बस डिफरेंट कहाँ पे होगा कि ये जो सारी चीजें हैं उसको हम किससे डिनोट करते हैं, उसका जो यूनिट है वो म्यू है, यानी कि यूनिफाइड मास। और ये जो मोलर मास की यूनिट है वो ग्राम मोल इनवर्स में हम इसको दिखाएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए लिखा गया है यहाँ पे, आप ऑक्सीजन को ले सकते हैं। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास हम सबको पता है 16 होता है, लेकिन हम इसको किससे दर्शाएंगे, म्यू से दर्शाएंगे, क्योंकि मोलर मास होता 16 ये भी है, लेकिन हम इसको ग्राम मोल इनवर्स जो यहाँ पे यूनिट है उससे हम क्या करेंगे, इसको रिप्रेजेंट करेंगे। H2O जो मॉलिक्यूल है वाटर का, उसका मास है 18 म्यू लेंगे, और मोलर मास की जब बात की जाए तो 18 ग्राम मोल इनवर्स लेंगे। NaCl जो कि फॉर्मूला है ना,
सॉल्ट का फॉर्मूला है, तो इसको हम इसका फॉर्मूला मास की बात की जाए तो 58.5 म्यू होगा, और जबकि मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, 58.5 ग्राम मोल इनवर्स होगा। ठीक है, तो ठीक है, ये मोलर मास का कॉन्सेप्ट आपको आई थिंक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ऐसे ही एक मोलर वॉल्यूम होता है ना। मोलर वॉल्यूम में क्या किया जाता है, मैंने आपको बताया था कि जब हम मोल को ऐसा वॉल्यूम लेते हैं तब उसकी वैल्यू होती है 22.4 सॉरी 22.4 लीटर, है ना, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे। तो ये वो यही चीज़ है कि मोलर वॉल्यूम ली जाए तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 22.4 लीटर होगी। तो मोलर वॉल्यूम को छोड़ के एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है, वो आपको देखने के लिए मिल जाएगी, वो है वेपर की डेंसिटी, है ना। वेपर डेंसिटी क्या होता है, एक शॉर्ट में बता देती हूँ कि किसी भी आपको जो भी चीज़ दी हुई है ना, क्वेश्चन में भी कई बार पूछ दिया जाता है कि वेपर्स फॉर्म में है, वेपर्स की डेंसिटी इतनी है, ऐसा करके दे दिया जाता है। तो vapor density of any gas is the ratio of same volume of that gas and hydrogen gas at normal temperature pressure. Normal temperature pressure में अगर हम कोई गैस ले रहे हैं और कोई हाइड्रोजन गैस ले रहे हैं ना, कोई अदर गैस ले रहे हैं और एक हाइड्रोजन गैस ले रहे हैं, सेम उनका सेम वॉल्यूम ले रहे हैं नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे, तो उनके बीच जो रेशियो आता है वो वेपर डेंसिटी उस गैस की कहलाती है। ठीक है, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में क्या पूछ दिया जा रहा है कि मॉलिक्यूलर वेट निकालना है और उसको वेपर के फॉर्म में दे दिया गया है क्वेश्चन में, तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, 2 × वेपर डेंसिटी वाला फॉर्मूला आपको क्या करना है, यहाँ पे यूज करना है। तो आगे बढ़ते हैं एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की तरफ, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड, है ना। कंपाउंड का परसेंट निकालना हम सीखेंगे कैसे निकाला जाता है। तो परसेंट इस वर्ड से आप बहुत ज़्यादा फेमिलियर होंगे, हर जगह ये यूज़ होता है। परसेंट बोलते किसको है, मतलब हम इसको मान के चलते हैं कि 100 जो पार्ट है उसमें जिस भी चीज़ का हमको निकालने के लिए पूछा जाए वो कितना पार्ट है ना, उसको उसी को हम परसेंट बोलते हैं ना। परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एनी कंपाउंड इज द क्वांटिटी ऑफ कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट प्रेजेंट इन इट्स 100 पार्ट, है ना। 100 पार्ट में वो जो पूछा गया है, जो कंपाउंड का परसेंटेज कितना है, ये चीज हमको बताया जाता है परसेंटेज में। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जब परसेंट निकालते हैं तो सबसे पहले हमको क्या करना रहता है, कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास हमको निकालना रहता है। अब मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं, ये सारा चीज हम क्या है हम हमारा जो एक एग्जाम्पल है उसके थ्रू समझेंगे। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर मास निकालने के बाद दूसरा स्टेप क्या होता है, परसेंट निकालना। परसेंट निकालने के लिए क्या करते हैं, मॉलिक्यूलर मास हमने निकाल लिया, ठीक है। अब उसमें हमको क्या पता चल जाता है, मास ऑफ एलिमेंट पता चल जाएगा और मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड पता चल जाएगा। अब हम उसको क्या करना है, इनटू कर देना है 100 के साथ। एग्जाम्पल कैसे देखते हैं, आपको दिया हुआ है Na2CO3 एक कंपाउंड दिया हुआ है, ठीक है। सबसे पहले हमको क्या करना, अब इसका परसेंट निकालने बोला है कि Na का परसेंट निकालिए, कार्बन का निकालिए, ऑक्सीजन का निकालिए, सबका हमको अलग अलग परसेंट निकालना है, ठीक है। सबसे पहले प्रोसेस में हम क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे। मॉलिक्यूलर मास कैसे निकाला जाता है, इसका क्या करेंगे, जो Na जो सोडियम होता है उसका मास कितना होता है और ये कितने, इसके कितने एटम है उसके साथ जब इंटू किया जाता है, प्लस कार्बन का जो मास रहेगा उसको हम प्लस करेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, ऑक्सीजन का जो मास है और ये कितना इसका एटम है उसको इंटू करेंगे, है ना। तो ये सारी चीजें यहाँ पे मेंशन कर दी हुई है। 23 है सोडियम का मास है और ये कार्बन का 12 है और ऑक्सीजन का 16 है और ये सारे इसके अमाउंट ऑफ एटम जो प्रेजेंट है यहाँ पे उसको दिया गया है। तो हमारा टोटल इसका मॉलिक्यूलर मास निकल के आता है 106 म्यू, है ना, यूनिफाइड मास। तो मैंने पहले भी बताया था कि मॉलिक्यूलर मास का यूनिट क्या होता है, यूनिफाइड मास यानी कि म्यू होता है। तो यहाँ पे हमको मॉलिक्यूलर मास मिल जाता है। अब हमको क्या निकालना है, सबका परसेंटेज निकालते जाना है। तो फॉर्मूला में हम पुट करते जाते हैं और वैल्यू हमको मिलती जाएगी। तो हमने क्या किया, सबसे ऊपर में हमको सोडियम का निकाल रहे हैं तो हम देख लेते हैं सोडियम का क्या निकल के आया, टोटल मास 46 निकल के आया है ना, ये सोडियम का। तो हमने 46 रख दिया और टोटल क्या निकल के आया, मॉलिक्यूलर मास ऑफ पूरे कंपाउंड का, है ना। तो क्या निकल के आया, 106 निकल के आया है और इंटू आपको क्या करना था, 100 के साथ इंटू करना था। अब वो कितना मिल गया, 43.4% क्या है, इसमें सोडियम है। वैसे ही हमने यहाँ पे
हम पूरे हर हर जगह क्या करते जाएंगे, कंपाउंड का पूरा टोटल रखते जाएंगे। और कार्बन का पूछा है तो कार्बन का मास यहाँ पे 12 दिया है, सॉल्व किया तो 11.32 कार्बन का मास कार्बन का परसेंटेज निकल के आ गया। ऑक्सीजन का देखिए यहाँ पे 48 निकल के आया है, तो यहाँ पे 48 हमने रख दिया तो 45.28% आपको क्या मिल जाता है, ऑक्सीजन का परसेंट आपको इस तरह से मिल जाता है। इसी तरह से आपको आगे के क्वेश्चन भी क्या करते जाने हैं, सॉल्व करते हुए जाने हैं। अब देखिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। कैलकुलेट परसेंट ऑफ कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन इन इथेनॉल। इथेनॉल का फॉर्मूला C2H5OH है, तो यहाँ पे हमको कार्बन का, हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का क्या निकालना है, परसेंट आपको निकालना है। तो सबसे पहले वही फॉर्मूला कि हमको क्या करना है, सबसे पहले मॉलिक्यूलर उसका मास निकालना है। मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कार्बन क्या है, 2 है, 2 नंबर में, तो 2 रख दिया, उसका मास यहाँ पे लिख दिए प्लस। हाइड्रोजन कितना है, यहाँ पे 5 हाइड्रोजन और यहाँ पे 1, तो मिलके हो गया 6 हाइड्रोजन और उसका मास हमने इंटू कर दिया, प्लस ऑक्सीजन यहाँ पे एक ही है इसलिए हमने उसका 16 एक ही बार रखा है ना? निकल के आता है 46.068 ग्राम, क्या है इसका मॉलिक्यूलर मास है इथेनॉल का। अब हमको सबका परसेंट निकालते जाना है। हमको फॉर्मूला पता है कि हमको जिस भी चीज़ का यानी कि कार्बन का निकालना है, तो टोटल यहाँ पे क्या निकल के आता है, 12 2 24 24.2 है ना। और नीचे में क्या करते हैं, पूरे कंपाउंड का जो भी मास निकल गया उसको 100 से हमको मल्टीप्लाई कर देना है, तो फिर हमको क्या मिल जाता है, 52.14% कार्बन का मास है। इसी तरह सॉल्व करते हैं तो हमको 13.13% हाइड्रोजन का मास मिल जाता है। ऑक्सीजन का हमको मिल जाता है 34.73%। ठीक है, तो इसी तरह से कोई भी आपको क्वेश्चन दिया जाएगा तो आप उसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको ये पता होना चाहिए कि उसका फॉर्मूला क्या है और स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे, है ना। क्योंकि जब तक आप मॉलिक्यूलर मास नहीं निकालेंगे तब आप क्या नहीं कर सकते, उसका परसेंट नहीं निकाल सकते। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है एम्पेरिकल फॉर्मूला, या फिर या नहीं बोलना चाहिए, अलग ही चीज़ है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि केमिकल फॉर्मूला क्या होता है। तो केमिकल फॉर्मूला होता है, हमको कोई जैसे कि मॉलिक्यूल दिया, कोई सब्सटेंस दिया है ना, तो उसको सिंबल्स के फॉर्म में हम शॉर्ट टर्म में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक ब्रीफ रिप्रेजेंटेशन वो होता है ना। जैसे कि आपको एग्जांपल के लिए दिया है कैल्शियम कार्बोनेट है, तो इसमें कैल्शियम है और कार्बन है और ऑक्सीजन है, ये चीज हमको देखने से पता चल जा रही है। बस इतना ही होता है केमिकल फॉर्मूला। ठीक है, अब ये केमिकल फॉर्मूला को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है एम्पेरिकल फॉर्मूला और दूसरा है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, है ना। तो ये दोनों में डिफरेंस आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्वेश्चन यहाँ पे बहुत सारे बनते हैं इसमें से। तो इम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है, द फॉर्मूला ऑफ एनी कंपाउंड विच गिव्स द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ द एटम ऑफ वेरियस एलिमेंट प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। अब देखिए एक मॉलिक्यूल कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल में जो भी एलिमेंट प्रेजेंट है उसका जो रेशियो होगा वो इसमें क्या है, सिंपल होल रेशियो में नंबर्स में आना चाहिए। अब ये चीज थोड़ी सी मतलब पढ़ने या फिर सुनने में लेंदी लग रही है, अब आपको इसको एग्जाम्पल की तरह समझाऊंगी कि कैसे मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, है ना। यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6 होता है ना। यहाँ पे कार्बन जो है 6 है, हाइड्रोजन 12 है और ऑक्सीजन 6 है ना। अगर हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो इसका रेशियो क्या निकल के आएगा, 6 1 जा 6 2 जा 6 1 जा 1:2:1 निकल के आता है ना। अब हम यहाँ पे क्या देख सकते हैं, हम इसको क्या कैसे लिख सकती हूँ मैं इसको, कार्बन 1 है तो हमको 1 को तो लिखने की जरूरत नहीं होती है ना। तो हाइड्रोजन 2 है तो ठीक है इसको 2 लिख दिया, और ऑक्सीजन 1 है तो फिर 6 को लिखने की जरूरत नहीं हुई। तो हमको क्या मिल गया, CH2O, ये एक फॉर्मूला मिल गया है ना। सिंपल होल रेशियो में भी है और छोटा सा फॉर्मूला है। तो ऐसे ही आपको बस यही चीज दे दिया गया है, मान लो इस तरह इस फॉर्म में दिया है तो आप उसको क्या बोलेंगे, ये इसका क्या है, इम्पेरिकल फॉर्मूला है। यहाँ पे आपको मतलब देख के बिल्कुल भी ये पता नहीं चलेगा कि कार्बन कितना होगा, हाइड्रोजन कितना होगा, मतलब इस चीज का कोई आइडिया नहीं होता इम्पेरिकल फॉर्मूला को देख के। जैसे कि आपको एक और चीज दी गई है CH3C डबल एसिटिक एसिड का फॉर्मूला दिया है, जिसमें आपको कार्बन देखिए 1 2 दो कार्बन दिए हैं और हाइड्रोजन कितने हैं, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे एक 4 है और ऑक्सीजन 2 है ना। तो 2:4 का रेशियो बन रहा है यहाँ पे। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1:2:1 है ना, यही निकल के आएगा। तो फिर से इसका फॉर्मूला क्या बन जाता है, CH2O। यानी कि
हम इसको ये भी कह सकते हैं कि इम्पेरिकल फॉर्मूला मतलब कई कंपाउंड का जो इम्पेरिकल फॉर्मूला है वो सेम हो सकता है। देखिए कंपाउंड अलग अलग है लेकिन इम्पेरिकल फॉर्मूला क्या है इसका, सेम निकल के आ रहा है। वहीं पे अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूले की बात जब हम करते हैं तो ये क्या होता है, द फॉर्मूला विच गिव्स एक्चुअल नंबर ऑफ एटम ऑफ वेरियस एलिमेंट प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड इज कॉल्ड द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इसमें क्या होता है कि उसके एक मॉलिक्यूल में कितने एलिमेंट प्रेजेंट है, नंबर्स ऑफ एलिमेंट पूरा उसमें मतलब मेंशन किया हुआ रहेगा। एग्जांपल के लिए C6H12O6 जो है इसमें देख के पता चल रहा है कि कार्बन कितना है 6 है, हाइड्रोजन कितना है 12 है, ऑक्सीजन भी 6 है। और यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड में आपको देख के पता चल रहा है आपको हाइड्रोजन कितना है 2 है, सल्फर 1 है और ऑक्सीजन 4 है ना। तो इस तरह से जो फॉर्मूला होता है जिसमें एक्चुअल नंबर्स दिए जाते हैं एटम्स की, वो क्या कैसा फॉर्मूला होता है, वो होता है इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। और इम्पेरिकल फॉर्मूला ये शॉर्ट टर्म में होता है, बस इसमें ये रेशियो बस सिंपल होल रेशियो में होता है, इसमें एक्चुअल नंबर पता नहीं चलती, उसको हम क्या बोलते हैं, इम्पेरिकल फॉर्मूला बोलते हैं। आगे हम देखेंगे इसको स्टेप बाय स्टेप कि हम इम्पेरिकल फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, है ना। तो सबसे पहले क्वेश्चन आपको जैसे दिया रहेगा तो जो भी कंपाउंड दिया रहता है तो उसका परसेंटेज दिया रहता है कि उसमें ये एलिमेंट इतने इतने परसेंट में अवेलेबल है, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप क्या कह रहा है कि डिवाइड परसेंट अमाउंट ऑफ ईच एलिमेंट बाय रिलेटिव नंबर ऑफ एटम ईच एलिमेंट, है ना। तो वो जो आपको परसेंट दिया हुआ है उसको क्या करना है, उसका रिलेटिव जो मतलब जैसे कि आप ये कह सकते हैं कार्बन दिया है ना, तो कार्बन का आपको पता है मास कितना है 12 है, तो आपको जो परसेंट दिया हुआ है और उसका जो मास है उसके साथ आपको क्या करना है, इस तरह से डिवाइड करते हुए जाना है। फॉर्मूले का यूज करते हुए यहाँ पे परसेंट को ऊपर में रखेंगे और जो मास है वो नीचे में रहेगा, ठीक है। तो जितने भी आपको एलिमेंट दिए गए हैं सारे को इस तरह से आपको क्या कर लेना है, इस तरह से डिवाइड देते हुए जाना है। सेकंड स्टेप आपको क्या बोल रहा है, डिवाइड ऑब्टेन नंबर बाय द स्मॉलेस्ट अमंग देम टू फाइंड द सिंपल रेशियो ऑफ एलिमेंट। अब आपने यहाँ डिवाइड जो किया है, डिवाइड करने के बाद आपको कोई नंबर मिला है ना, नंबर मिलता जाएगा आपको। तो उस सारे नंबर्स में जो सबसे छोटा नंबर होगा, है ना, उसके साथ आपको क्या करना है, बाकी सारे नंबर को डिवाइड दे देना है। यानी कि आपको मान लो 3 4 5 6 इस तरह से नंबर मिल गया, तो 3 जो है सबसे छोटा नंबर है ना। तो बाकी जितनी भी चीज आपको मिली है सबके साथ 3 को डिवाइड देते जाना है, ठीक है। स्टेप 2 ये बोल रहा है। स्टेप 3 क्या बोल रहा है, जैसे आप डिवाइड देंगे, है ना, उसके बाद जो नंबर्स मिलेंगे वो क्या होंगे, सिंपल रेशियो में होंगे, हो सकते हैं, ठीक है। अगर नहीं हुए तो आपको ये कोशिश करनी है कि कोई ऐसा इंटीजर ले ली, उससे मल्टीप्लाई कर दे जिससे वो नंबर क्या बन जाए, सिंपल होल नंबर में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। स्टेप 3 ये कह रहा है। स्टेप 4 क्या बोल रहा है कि ठीक है आपने उसको सिंपल होल रेशियो में कन्वर्ट कर लिया। अब आपको क्या करना है, जो अभी आपको कंपाउंड दिया गया है उसको एक साइड में लिखेंगे और दूसरे साइड में क्या लिखेंगे, आपको जो रेशियो मिला है उसको आप क्या करेंगे, एक साइड में लिखेंगे। उसके बाद नीचे में क्या करेंगे, आपको इम्पेरिकल फॉर्मूला बनाना है। तो जो एलिमेंट दिया है और उसका जो रेशियो है उसको उसके साइड कॉर्नर में छोटा सा इस तरह से लिखते हुए जाएंगे, ठीक है। इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि क्या क्या प्रोसेस है, उसको कैसे कैसे हमको क्या करना है, फॉलो करना है। तो अब देखिए यहाँ पे आपको क्वेश्चन क्या बोल रहा है, परसेंट कंपोजिशन ऑफ वन कंपाउंड। एक कंपाउंड है जिसमें एलिमेंट क्या क्या है, सोडियम है, कार्बन है, ऑक्सीजन है। परसेंट सोडियम का दिया है 43.4% है, कार्बन 11.3% है, ऑक्सीजन 45.3% है। परसेंटेज आपको दे दिया गया है। अब आपको क्या करना है, इसका इम्पेरिकल फॉर्मूला बनाना है, ठीक है। तो सबसे स्टेप 1 मैंने क्या बताया था, जो जो चीज बताई थी उसको हम फॉलो करते हुए जाएंगे। अब देखो इसमें इसको आप इस तरह से टेबल की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। सबसे पहला टेबल में क्या है, सारे एलिमेंट्स के आपने नाम लिख दिए, है ना, जो जो आपको दिए गए हैं। अब उसका परसेंटेज क्या क्या है, आपको तो ये सारी चीजें क्वेश्चन में दी हुई हैं। अब आपको पता है सोडियम का एटॉमिक मास कितना है, आपको ये चीजें पता होनी चाहिए, बेसिक सी चीज है। तो सोडियम 23 होता है, कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है। तो ये 3 टेबल तो मतलब इजी है, ये चीज आपको दी हुई रहेगी और कुछ चीजें आप अपनी सेंस से लगा के यूज करके निकाल सकते हैं। अब ये चौथी चीज मैंने जो हमने फर्स्ट स्टेप में देखा था
कि हमको क्या करना है, दिया हुआ परसेंटेज और इसका मास को हमको डिवाइड करना है। हमने सब में हमने ऐसा ही किया और हमको एक नंबर मिल गया है ना। नंबर मिल सोडियम का नंबर मिलता है हमको 1.88 मिल रहा है, कार्बन का 0.94 मिल रहा है, ऑक्सीजन का 2.83 में हमको मिल रहा है। तो हमने स्टेप 2 में देखा था कि इनमें से जो सबसे छोटा नंबर रहेगा, सबसे छोटा नंबर हमको क्या दिख रहा है, 0.94 दिख रहा है ना। तो इस छोटे नंबर के साथ हमको सबको डिवाइड देना है। हमने क्या किया, ये दूसरे वाले टेबल में डिवाइड दे दिया। 1.88 को डिवाइड दे रहा है 0.94 के साथ, वैसे ही हम इसको भी डिवाइड दे दिया, इसको भी डिवाइड दे दिया। हमको नंबर निकल के आते हैं 213, इस तरह से निकल के आते हैं। ये क्या है, एक सिंपल रेशियो नंबर है, ठीक है। तो इस तरह से हमको नंबर मिल जाते हैं, छोटे सबसे छोटे से छोटे नंबर कहने का मतलब मिल जा रहे हैं। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, सोडियम को हमने लिख लिया, कार्बन लिख लिया, ऑक्सीजन लिख लिया, ठीक है यहाँ पे। और उसका जो रेशियो हमको जो मिला है 2:1:3, इसको हमने बगल में लिख लिया साइड में। अब क्या कर रहे हैं, सोडियम 2, मतलब इसके 2 एटम्स हैं, तो ठीक है हमने Na2 लिख दिया, ठीक है। कार्बन 1 है, इसलिए 1 को हमको लिखने की जरूरत नहीं होती है। ऑक्सीजन यहाँ पे 3 है, तो ऑक्सीजन के साइड कॉर्नर में हमने क्या लिख दिया, 3 लिख दिया। तो हमको यहाँ पे क्या कंपाउंड देखने के लिए मिल गया, Na2CO3, ठीक है। यानी कि हमको इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला निकल के आ गया कि ये जो कंपाउंड है इसमें सोडियम जो है 2 के रेशियो में, 2 के रेशियो में, कार्बन 1 के रेशियो में है और ऑक्सीजन 3 के रेशियो में है, ठीक है। तो इस तरह से आप किसी भी एलिमेंट का क्या निकालेंगे, एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालेंगे। कोई भी क्वेश्चन इसी फॉर्मेट में आपको दी हुई रहेंगी, हर क्वेश्चन में आपको परसेंटेज चीज दी हुई रहेंगी, है ना। आपको एलिमेंट का नाम दिया रहेगा, क्या क्या एलिमेंट है उसका परसेंटेज दिया रहेगा, और या फिर आपको उसका मास दिया रहेगा, या फिर वो चीजें आपको मतलब सिंपल सी आपको तो पीरियोडिक टेबल के कम से कम 20 to 30 एलिमेंट के एटॉमिक नंबर और मास इस टाइम पे पता होनी चाहिए, है ना, क्योंकि ये सारी चीजें यूज होती हैं। तो उसके थ्रू आप ये सारे मासेस को निकाल सकते हैं। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, अ कंपाउंड कंटेन 20.15% ऑफ आयरन, है ना। आयरन कितना दिया है, 20.50% दिया है, सल्फर दिया है 11.51% दिया है, ऑक्सीजन दिया है 23.02% दिया है, एंड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन यानी क्रिस्टल वाटर दिया है 45.32% आपको दिया हुआ है। आपको एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालना है उस कंपाउंड का कि वो क्या कंपाउंड बनेगा, है ना। तो देखिए मैंने कहा था कि आप कभी कभी आपको दिया जा सकता है उसका मास और कभी कभी नहीं दिया जा सकता है, यहाँ पे आपको दिया हुआ है। तो सेम ऐसी जो हमने अभी बनाया था वैसे ही आपको एक टेबल बना लेना है, एलिमेंट लिख लेना है सबसे पहले वाले में, दूसरे वाले में जो आपको परसेंटेज दिया हुआ है सारा आपको लिख लेना है। फिर उसके बाद क्या करना है, सबका एटॉमिक मास लिख लेना है आपको। अब देखो आपको क्या क्या चीज का दिया है, आयरन का दिया है और सल्फर का दिया है, ऑक्सीजन का दिया है, H2O का आप क्या निकाल सकते हैं, H जो है 2 है और ऑक्सीजन का 16 होता है, आप तो टोटल H2O का क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा, है ना। तो हम फर्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, इन दोनों को इस तरह से डिवाइड देते हैं, हर ये दोनों को इन दोनों को इस तरह से डिवाइड देंगे। तो डिवाइड देने के बाद क्या है, एक नंबर निकल के आता है। अब इस नंबर को क्या करते हैं, इनमें से जो सबसे छोटा नंबर हो उसके साथ हम सबको डिवाइड देंगे, है ना। तो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल रहा है कि 2 नंबर आपको सेम मिल गए हैं। तो 2 नंबर सेम मिल रहे हैं तो फिर कोई बात नहीं, हम उस एक ही नंबर को लेके चलेंगे, है ना। तो 0.359 जो नंबर है उसको हम क्या करेंगे, सबके साथ डिवाइड देते चलेंगे। तो हमको एक सिंपल रेशियो क्या निकल के आता है, 1147 यहाँ पे रेशियो निकल के आ रहा है। आयरन का 1 रेशियो है, सल्फर का 1 है, ऑक्सीजन 4 है, H2O 7 है। तो आगे देखते हैं कि किस तरह से बनेगा। तो देखिए आयरन जो है क्या था, 1 था, आयरन का जो रेशियो था 1 था, सल्फर का रेशियो 1 है, ठीक है। ऑक्सीजन का रेशियो हमको 4 मिला था, तो यहाँ पे हमने 4 लिख दिया है, और H2O का जो रेशियो है 7 था, इसलिए हमने सामने में क्या लिख दिया है, 7 लिख। तो हमको इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या निकल के आता है, FeSO4 7H2O, ठीक है। तो ये वाला जो कंपाउंड है, मतलब इसी कंपाउंड के बारे में बात की जा रही थी। तो चलिए देखते हैं, जैसे हमने एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालना सीख लिया वैसे ही आगे हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना सीखते हैं, है ना।
मॉलिक्यूलर फार्मूला दो चीजें मैंने बताई थी, केमिकल फार्मूला दो टाइप के होते हैं, एक इंपेरिकल फार्मूला और एक मॉलिक्यूलर फार्मूला, है ना। तो दोनों चीजों को निकालना आपको आना चाहिए, ये भी बहुत इजी है। तो इसके लिए सबसे पहला फार्मूला है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, इंपेरिकल फार्मूला पता होना चाहिए और एन पता होना चाहिए, है ना। तभी हम इन दोनों को इंटू करके निकाल सकते हैं। अब ये एन क्या चीज है, एन एक क्या है, होल नंबर है, और इसको निकालने का एक फॉर्मूला होता है मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल फार्मूला मास। यानी कि हमको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी इसको निकालने के लिए। सबसे पहला तो एम्पेरिकल फार्मूला आपको निकालना पड़ेगा, फिर क्या करना पड़ेगा, एन निकालना पड़ेगा और मॉलिक्यूलर मास निकालना पड़ेगा और एम्पेरिकल फार्मूला मास निकालना पड़ेगा। तो हम इसको स्टेप बाय स्टेप कैसे 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 निकालेंगे इसको हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसका परसेंटेज दिया रहेगा, है ना, आपको क्वेश्चन में। तो सबसे पहले उसका एम्पेरिकल फार्मूला हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, निकल गया एम्पेरिकल फार्मूला। अब उस फार्मूले का मास हम निकाल सकते हैं। मास हमको निकालना आता है, कैसे निकालते हैं, सारे का कितने नंबर में वो प्रेजेंट है, एटम्स कितने हैं उसके, और उस एटम का मास कितना होता है, इसको इंटू करके हम क्या करते हैं, पूरे कंपाउंड का मास निकालते हैं। एम्पेरिकल फार्मूला मास निकाल लिया हमने। अब मास निकालने के बाद हम क्या करते हैं, मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे। तो मॉलिक्यूलर मास निकालने के बाद हम क्या करेंगे, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ एन बाय फॉर्मूला। अब हमको पता है एन निकालने के लिए क्या क्या चीज की जरूरत थी, मॉलिक्यूलर मास की जरूरत थी और इंपेरिकल फॉर्मूला मास की जरूरत थी। तो दोनों चीजें हमको मिल गई है। अब हम क्या कर सकते हैं, एन की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हमको एन की वैल्यू मिल जाएगी। अब एन की वैल्यू मिल गई है, हमने शुरू में इंपेरिकल फॉर्मूला निकाल लिया है, दोनों चीजें मिल गई है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल सकते हैं। ठीक है, आइए इसको देखते हैं कि एग्जाम्पल के थ्रू कैसे समझ सकते हैं। देखिए, यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है, इसके थ्रू हम समझते हैं कि फॉर्मूला मास हमको कैसे निकालना है। ठीक है, क्या दिया है क्वेश्चन, क्या बोल रहा है, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड गिव 61% कार्बन है। इसमें एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें क्या है, कार्बन 61% है, हाइड्रोजन 11.88% है। इट वेपर डेंसिटी ऑफ कंपाउंड इज 59, है ना। ये देखिए वेपर के फॉर्म में दिया है, हमने एक वॉल्यूम में उसमें देखा था ना, वेपर फॉर्म में रहेगा करके, उसके लिए एक अलग फॉर्मूला भी देखा था। तो उसके थ्रू हमको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो वेपर डेंसिटी दिया है 59, तो हमको उसका इंपेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों हमको निकालना है। ठीक है, एक ही क्वेश्चन में दोनों चीज हमको निकालना है। तो सबसे पहले क्या बोला गया है, ऑर्गेनिक कंपाउंड बोला गया है इसको। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड हमको पता है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तीनों चीज से मिलकर बनता है कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड, है ना। तो यहाँ पे आपको सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन का वैल्यू दिया हुआ है परसेंट में। तो यहाँ पे आप क्या निकाल सकते हैं, ऑक्सीजन की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, कोई भी चीज 100% होती है ना, 61% दे दिया और 11%, तो ये टोटल हो गया 72.88%। इस तरह से ही हो जाता है। अब 100 में हम इसको माइनस करते हैं तो जो बच जाता है वो क्या होता है, हमारी ऑक्सीजन की वैल्यू होती है। तो ऑक्सीजन का परसेंट कितना निकल के आता है, 27.12% निकल के आ जाता है। आगे देखते हैं, सारी चीजों के परसेंटेज हमको मिल गए तो हम क्या है, फिर से वैसे ही टेबल बनाएंगे। एलिमेंट को लिखेंगे फर्स्ट टेबल में, फर्स्ट कॉलम में, सेकंड में लिखेंगे उसका परसेंटेज जो जो हमको निकल के आया, जो दिया है जो निकाला है उसको भी। एटॉमिक मास कितना होता है, कार्बन का 12 है, हाइड्रोजन का 1 है, ऑक्सीजन का 16 है ना। तो रिलेटिव नंबर ऑफ एटम जब निकालते तो हम सबसे पहले क्या करते थे, डिवाइड करते थे, ये दोनों को डिवाइड करते थे, एक हमको नंबर मिलता था। फिर ये जो इन नंबर्स में जो सबसे छोटा होता है, सबसे छोटा गया 1.7 है, तो 1.7 से सबको क्या कर रहे हैं, डिवाइड दे रहे हैं। डिवाइड देने के बाद क्या हो रहा है, हमको नंबर्स मिल रहे हैं जो होल नंबर्स के फॉर्म में है, रेशियो के फॉर्म में है, 3:7:1, है ना। इसको और तोड़ा नहीं जा सकता, सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता, क्योंकि यही सिंपल फॉर्म है। अब हमको मिल गए तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इंपेरिकल फॉर्मूला लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 3C3H7O1 1 को लिखने की जरूरत नहीं है ना। तो C3H7O हमको क्या मिल जाता है, इसका इंपेरिकल फॉर्मूला मिल जाता है। ठीक है, तो इंपेरिकल फॉर्मूला निकालने के बाद हमको क्या करना पड़ेगा, इंपेरिकल फॉर्मूला मास निकालना पड़ेगा, इसका मास निकालना पड़ेगा। ठीक है, मास निकाल लेते, कैसे निकालेंगे, कार्बन का 12 होता है हमको पता है, और ये 3 है ना, 3 है, 3 कार्बन है, तो इसलिए इसको इंटू कर देंगे। हाइड्रोजन जो है 7 है और इसका जो मास है 1 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है। सारे को हमने सॉल्व किया तो हमको क्या मिल गया, 59 हमको मिल जाता है।
आगे हम देखते हैं मॉलिक्यूलर मास निकालना है हमको। मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए क्योंकि हमको ये वेपर के फॉर्म में दिया है ना, तो हम लोग इसके लिए वेपर वाला जो फॉर्मूला जो हमने देखा था 2 × वेपर डेंसिटी उसको यूज करेंगे, है ना। तो 2 का 2 मैंने लिख दिया और वेपर डेंसिटी हमको क्वेश्चन में दी थी 59 होता है करके, तो यहाँ पे निकल के आ जाता है 118, है ना। तो इस तरह से हमको ये क्या है मॉलिक्यूलर मास इसका मिल जाता है। तो आगे हम देखते हैं एन हमको निकालना था, है ना। एन निकालने के लिए क्या क्या चाहिए था, मॉलिक्यूलर मास चाहिए था और इंपेरिकल फार्मूला मास चाहिए था। मॉलिक्यूलर मास हमको मिल गया है ना, क्या मिल गया है 118 मिल गया है, और इंपेरिकल फार्मूला मास यहाँ पे हमने 59 निकाला है। दोनों को हमने डिवाइड कर दिया तो हमको क्या मिल गया 2, यानी कि एन की वैल्यू हमको 2 मिल गई। तो मॉलिक्यूलर मास का हमने फॉर्मूला देखा था इंपेरिकल फार्मूला इंटू 2, है ना। तो यहाँ पे हम इजीली क्या कर सकते हैं, इसका अब फॉर्मूला मास निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, हमने इंपेरिकल फॉर्मूला निकाला था C3H7O हमने लिख लिया, और एन की वैल्यू हमको 2 मिल गई है ना। तो सबको इंटू करते हैं तो O2 हो जाएगा, 7 2 जा 14 हो जाएगा, 3 2 जा 6, है ना। तो C6H14O2 ये जो कंपाउंड है इसका क्या है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकल के आता है। आई थिंक आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि एक ही आपको क्वेश्चन में क्या क्या निकालने के लिए दे सकता है, बहुत सारी चीज़ें निकालने के लिए रहती है। चाहे आप उसका मॉलिक्यूलर मास निकालने बोल देता है, इंपेरिकल फॉर्मूला निकालने बोलता है, क्या बोलते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए पूछ दे सकता है ना। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको पूछी जा सकती हैं। तो यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं। आई होप आपको ये सारी एग्जाम्पल के थ्रू चीज़ें क्लियर हो रही होंगी, मैं ऐसा उम्मीद कर रही हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, केमिकल इक्वेशंस का, है ना। केमिकल इक्वेशन इस वर्ड से आप बहुत फैमिलियर होंगे। ये तो मतलब 8 9 से स्टार्ट हो जाती है और आप पढ़ते आते हैं केमिकल इक्वेशंस क्या होता है। जो रिएक्शंस होते हैं उसमें रिएक्टेंट होते हैं, प्रोडक्ट होते हैं, है ना। एनर्जी भी रिलीज होती है, तो इसको इक्वेशन के फॉर्म में लिखा जाता है, उसी को केमिकल इक्वेशन कह रहे हैं, है ना। और एक और चीज आती है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। उसमें क्या होता है, यानी कि रिएक्टेंट में जितने भी अमाउंट में जो भी चीज़ें हमने ली हैं, प्रोडक्ट में भी वो चीज़ें बराबर होनी चाहिए। अगर बराबर नहीं है तो हम उसको कुछ नंबर्स उसके साथ इंटू करके उन दोनों को क्या करने की कोशिश करते हैं, बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। ये हो जाता है हमारा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ रखी, इसलिए मैंने इसको ज़्यादा डिटेल में समझाने के बारे में नहीं सोचा। तो आगे हम देखते हैं कि इस पर किस तरह के प्रॉब्लम्स बनेंगे, यहाँ पे कैसे क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, है ना। तो यहाँ पे हम स्टोकियोमेट्री एक वर्ड है, इसके बारे में देखेंगे कि ये क्या चीज़ है। मीन्स द मेजरमेंट ऑफ अमाउंट ऑफ एलिमेंट, है ना। ये कोई भी केमिकल इक्वेशन में अमाउंट आपको पूछा जा रहा है कि ये कितना अमाउंट में है, तो वो सबको जानना कि इसका मोल कितना है, इसका मॉलिक्यूल कितना है, एटम कितना है, वो उस चीज़ को मेजरमेंट करना, ये सारा प्रोसेस क्या कहलाता है, स्टोकियोमेट्री कहलाता है। अब आपको यहाँ पे 3 टाइप के क्या है प्रॉब्लम्स देखने के लिए मिलती हैं। कौन कौन कैसे कैसे टाइप के, मास मास रिलेशनशिप आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। इट मीन्स यहाँ पे आपको रिएक्टेंट या फिर प्रोडक्ट, एक रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का आपको क्या दे दिया जाएगा, मास दे दिया जाता है, और दूसरे का आपको क्या पूछा जाता है कि आपको निकालना है उसका मास, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम क्या बोलते हैं, मास मास रिलेशनशिप बोलते हैं। वहीं अगर दूसरी क्वेश्चन में आप देखें तो मास वॉल्यूम रिलेशनशिप, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, इन दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम द मास वॉल्यूम ऑफ वन ऑफ अ रिएक्टेंट ऑफ प्रोडक्ट, यहाँ पे या वॉल्यूम दे दिया जाएगा या फिर उसका मास दे दिया जाएगा रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का, और दूसरे का आपको निकालना रहेगा, है ना। तीसरा है वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप। इसमें क्या हो जाएगा, इस केस में वॉल्यूम ऑफ वन रिएक्टेंट, मतलब एक रिएक्टेंट या फिर प्रोडक्ट का वॉल्यूम दिया रहेगा और दूसरे का आपको वॉल्यूम निकालना रहेगा। यहाँ पे आपको ये चीज समझ में आ रही होगी मास और वॉल्यूम क्या है ना। वॉल्यूम हम किसी गैस का निकालते हैं, और मास जो है कोई पार्टिकल्स का निकाल रहे हैं, है ना। पाउडर कुछ भी चीज जैसे दे रही है सॉलिड फॉर्म में, तो उन सब चीजों का हम क्या निकाल रहे हैं, मास निकाल रहे हैं।
तो प्रोसेस कैसे शुरू कैसे किया जाता है ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, राइट बैलेंस केमिकल इक्वेशन। सबसे पहले तो एक बैलेंस हमको केमिकल इक्वेशन लिखना है जिसमें दोनों साइड में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों बराबर होनी चाहिए, है ना। उसके बाद हमको क्या करना है, सिलेक्ट सिंबल एंड फॉर्मूला ऑफ स्पीशीज। जो भी चीज़ है, अब बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखेंगे तो उसमें जाहिर सी बात है सिंबल्स भी आ जाएंगे आपके, है ना, स्पीशीज के नाम वगैरह जो भी शॉर्ट फॉर्म में लिखना है वो सारी चीज़ें आप लिख लेंगे। उसके नीचे में आप क्या करेंगे, आपको जो भी चीज़ पूछा जा रहा है मोल्स के फॉर्म में पूछा जा रहा है, जितने मोल्स वहाँ पे हैं यूज हो रहे हैं, जितने बन रहे हैं, ये सारी चीज़ों को आप मेंशन करते हुए जाएंगे। एटॉमिक मास उसके नीचे में लिखते हुए जाएंगे। बस आपको ये याद रखना है ये सारी चीज़ों की यूनिट एक ही होनी चाहिए। अगर आप मोल में लिख रहे हैं तो सबको मोल्स में ही लिखना है, एटॉमिक मास लिख रहे हैं तो सबका एटॉमिक मास लिखना है ना। कोई चीज़ मतलब अलग अलग नहीं होनी चाहिए, कहने का मतलब। उसके बाद आपका क्या करना है, कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ डिजायर्ड सब्सटेंस बाय सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन। अब आपको जो भी चीज़ का पूछा जा रहा है उसमें से, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में से इसका क्या होगा ये पूछा जा रहा है, मास पूछ रहा है, वॉल्यूम, जो भी चीज़ पूछ रही है उसका सिंपल मैथमेटिक कैलकुलेशन करके आप निकाल सकते हैं। कोई बहुत ज़्यादा मतलब डिफिकल्ट नहीं होता है क्वेश्चन, देखने में भले ही थोड़ा सा हैवी लगेगा, लेकिन आप जैसे जैसे हम करते जाएंगे ना आपको लगेगा अरे ये तो बहुत ईजी था। मैं आप पेपर वगैरह में भी कभी इसको छोड़ के आ जाइए, लेकिन ये क्वेश्चन आप जैसे मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करा रही हूँ इसके बाद आपको ये बहुत ईजी लगने लगेगा। देखिए यहाँ पे आपको क्या पूछा जा रहा है, व्हाट मास ऑफ कॉपर ऑक्साइड विल बी ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग 12.35 ग्राम ऑफ कॉपर कार्बोनेट। अगर हम 12.35 ग्राम कॉपर कार्बोनेट को हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो कॉपर ऑक्साइड का कितना मास हमको मिलेगा ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, है ना। तो कॉपर की एटॉमिक मास आपको दे दी गई है 63.5 आपको दिया है, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने क्या कहा था आपको, सबसे पहले बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखना है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है केमिकल इक्वेशन। तो यहाँ पे कॉपर कार्बोनेट दिया गया है, कॉपर जो जिसको हीट किया जा रहा है, कॉपर ऑक्साइड बन रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे बन रहा है ना। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, इसका मास निकाल लेते हैं, पूरे ये जो मॉलिक्यूल है उसका मास निकाल लेते हैं ना, कंपाउंड का। तो कॉपर का हमको दे रखा है एटॉमिक मास क्या होता है, कार्बन का हमको पता है 12 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है। अब ये 3 टाइम है तो 48 हो जाएगा। टोटल हमने किया तो 123.5 ग्राम निकल के आ जाता है इसका पूरा, है ना, इस पूरे कंपाउंड का जो मास है। उसके बाद हम क्या देखते हैं, कॉपर ऑक्साइड कभी हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 63.5 जो क्वेश्चन में दिया है और ऑक्सीजन 16, तो 79.5 हमको कॉपर ऑक्साइड यहाँ पे मिल रहा है ना। तो ये चीज आगे हम देखते हैं किस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। अब देखिए ये जो मॉलिक्यूल का पूरा मास जो निकल के आया था 123.5 ग्राम निकल के आया था, है ना। तो 123.5 ग्राम कॉपर कार्बोनेट को गर्म कर रहे हैं, तो जो कॉपर ऑक्साइड है वो कितना मिल रहा है हमको, 79.5 ग्राम मिल रहा है। ओके, तो अगर हम 1 ग्राम को गर्म करें तो कितना मिलेगा। मैंने आपको पहले बताया था कि जब कोई भी बड़ी नंबर दिया रहता है या फिर पूछा जाता है, बड़ा या छोटा जितना भी जो भी नंबर पूछा जा रहा है, तो सबसे पहले हम एक छोटे यूनिट का निकालते, तो हम क्या करेंगे 1 ग्राम का पहले निकालेंगे। और ये भी आपको याद रखना है कि यहाँ पे ग्राम में दिया है तो हम ग्राम में ही निकालेंगे उसका, है ना। 1 ग्राम में निकालेंगे तो उसका उसको हम किस तरह से सेट करेंगे, यहाँ पे जो 79.5 ग्राम जो निकल के आया है उसकी वैल्यू को ऊपर और जितने का निकला है उसको नीचे, ठीक है। इसको कोई सॉल्व नहीं करना है, इसको बस ऐसे ही छोड़ देना है एज इट इज आपको। उसके बाद क्या करना है, आपको जो क्वेश्चन में पूछा गया है 12.35 ग्राम कॉपर कार्बोनेट का पूछा गया है ना। तो इतने कार्बन को अगर गर्म कर रहे हैं तो कितना मिलेगा, तो उस सिचुएशन में आप क्या करेंगे, ये जो हमने पूरा सॉल्व किया था इसको उठा के यहाँ पे नीचे रख दिया और जितने का पूछा गया है उसके साथ क्या कर देते हैं, इंटू कर देते हैं। सॉल्व करने पे हमको क्या मिल जाता है, 7.95 ग्राम आपको क्या मिलेगा, कॉपर ऑक्साइड यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, क्लियर है ये, कहीं कोई डाउट है। एक बार आपको फिर से समझा देती हूँ हमने क्या किया था, सारे
सबसे पहले तो केमिकल इक्वेशन बनाया था। केमिकल इक्वेशन में वो जो कंपाउंड था, जो भी मॉलिक्यूल हमको मिला था, उसका मास हमने निकाला था, है ना। उसके बाद कॉपर ऑक्साइड के बारे में पर्टिकुलरली बात, कार्बन डाइऑक्साइड की बात नहीं हो रही यहाँ पे, तो कॉपर ऑक्साइड पे फोकस हो रहा है हमारा। तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, कॉपर ऑक्साइड का भी मास निकाल लेंगे। तो 123.5 ग्राम हमको उसका टोटल मास मिला था। तो वहाँ पे कॉपर ऑक्साइड मिला था 79.5 ग्राम, है ना। तो 1 ग्राम का कितना निकल के आएगा, तो हम क्या करते हैं, छोटी यूनिट को ऊपर लिखते हैं और बड़ी यूनिट को नीचे लिखते हैं। अगर हमको क्वेश्चन में इतने का निकालने पूछा जा रहा है, अगर इतना को गर्म करेंगे तो कितना मिलेगा, इतना गर्म कर रहे हैं तो इतना मिल रहा है ना। तो इतने को गर्म करेंगे तो कितना मिलेगा, तो उस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, एक का जो 1 ग्राम का निकाले हैं उसको लिख दिए, और फिर जितने का हमको निकालना है उसको बगल में इंटू कर दिए। निकल के आया आंसर, वो क्या होगा, 12.35 ग्राम ऑफ कॉपर कार्बोनेट को गर्म किया जाता है तो 7.95 ग्राम हमको क्या मिलेगा, कॉपर ऑक्साइड मिल जाता है। आई थिंक आपको ये जो मैं बताने की जो कोशिश कर रही हूँ कि कैसे निकालना है, आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। एक और क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है आपको, कैलकुलेट द वेट ऑफ लाइम, यहाँ पे लाइम दे दिया है, वो लाइम है ना। तो लाइम कैल्शियम ऑक्साइड ऑब्टेन बाय हीटिंग 200 किलोग्राम ऑफ 95% प्योर लाइमस्टोन CaCO3, है ना। क्या बोला जा रहा है, 200 kg जो लाइमस्टोन है CaCO3, है ना, जो कि क्या है 95% प्योर फॉर्म में है। तो उसमें आपको क्या करना है, जो लाइम होता है CaO होता है, उसका वेट को आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पे 200 kg की बात की जा रही है ना, और 95% प्योर है बोला जा रहा है। तो 95%, सबसे पहले तो जब हम परसेंट निकालते हैं तो 100 में निकालते हैं, ना कि 200 में निकालते हैं, है ना। तो 100 kg लाइम स्टोन है अगर, तो उसमें 95% प्योर है ना। 100 kg में 95% जो 95 kg जो है प्योर है। तो वही अगर 200 है, यहाँ पे हमारे को क्वेश्चन में 200 kg है, तो 200 kg में प्योर सब्सटेंस कितना होगा, इसके लिए हम क्या करेंगे, 95 डिवाइडेड बाय 100, और जितने का पूछा जा रहा है 200 kg में कितना होगा, तो हम इंटू में क्या कर देंगे, 200 को लिख देंगे। आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 190 kg, यानी कि 200 kg लाइमस्टोन में प्योर सब्सटेंस कितना होगा, 190 kg होगा, है ना। यहाँ तक ये बातें क्लियर है। ये तो क्वेश्चन था जो थोड़ा सा घुमा दिया था, जिसको हमने अभी सिंप्लीफाई किया हुआ है ना। आगे हम देखते हैं अब हमको क्या करेंगे, जो पूछा गया क्वेश्चन में मेन चीज कि लाइम जिस जो CaO है उसका वेट हमको कैलकुलेट करना है। तो वही चीज हमको फिर से करनी है, उसका बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखना है। सबका मास हमने यहाँ पे निकाल लिया है ना। मास हमको इसका निकल के आता है 100 ग्राम निकल के आता है, और कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि जो लाइम है वो 56 ग्राम निकल के आता है। यानी कि ये चीज हमको पता चल गई कि 100 ग्राम लाइम स्टोन से हमको कितना मिल रहा है, 56 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि लाइम मिल रहा है। तो 1 ग्राम लाइम स्टोन से कितना मिलेगा, तो वही चीज हम करते हैं, 56 को ऊपर रखते हैं और 100 को नीचे रखते हैं। तो इसको एज इट इज रख देंगे। अब हमको कितने का निकालना है, हमको 200 का नहीं निकालना है ना, जो क्वेश्चन में दिया है। हमने जो उसको सॉल्व किया था वो तो घुमा के आपको पूछा गया, इसलिए 190 जो हमारा निकल गया है उसका निकालना है। तो 190 kg ऑफ लाइमस्टोन फ्रॉम लाइम, तो 190 kg लाइमस्टोन में लाइम कितना होगा वो निकालना है। तो हमने 1 का निकाला था, तो इसको हम एज इट इज नीचे रख देंगे, और 190 का पूछा गया इसलिए इंटू में हम 190 kg लिखेंगे। तो इस तरह से हमारी वैल्यू कितनी निकल के आती है, 106.4 किलोग्राम आपको क्या मिल जाएगा, वहां पे लाइम मिल जाएगा। उसका वेट, लाइम का वेट कितना है, 106.4 किलोग्राम आपको मिलता है। तो आगे देखते हैं मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, है ना। तो सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन को बताने के लिए हम क्या क्या चीज, कौन कौन से मेथड का यूज करते हैं। तो हमको पता है कि जो सॉल्यूशन है उसको हम नॉर्मली डाइल्यूट बोलते हैं, कॉन्सेंट्रेट बोलते हैं ना। लेकिन इससे हमको ये तो नहीं पता चलता कि वो कितना, मतलब परसेंट है, कितना कितना कॉन्सेंट्रेट है, कितना डाइल्यूट है ना। वेरी डाइल्यूट बहुत ज़्यादा भी होता है, उससे एक मतलब एक मेजरमेंट वैल्यू हमको नहीं पता चलती है। तो इसीलिए हमको ज़रूरत पड़ती है परसेंट निकालने की उसकी, जिससे हमको पता चल सके
कि किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्यूट का जो अमाउंट है वो कितना होता है। आपको इतना ही तो पता होगा सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है ना। सॉल्यूशन जो पूरा घोल है उसको हम सॉल्यूशन कह रहे हैं। उसके अंदर हमने जो मिलाया है, जितने भी अमाउंट में मिलाया है उसको सॉल्यूट बोल रहे हैं। एग्जाम्पल में आप समझ सकते हैं, जैसे कि आप शुगर वाटर बनाते हैं तो वाटर आपका क्या होता है, सॉल्वेंट जिसमें घोला घोला जा रहा है। और जो आप शक्कर डाल रहे हैं, शुगर डाल रहे हैं, वो क्या होता है, सॉल्यूट होता है जिसको घोला जा रहा है। अब आप 1 चम्मच डाल रहे हैं, 2 चम्मच डाल रहे हैं, है ना, इसे आपको पता नहीं चल रहा है, लेकिन आप उसी को मेजर करके डालेंगे तो वो चीज़ आपको परसेंट वाइज आपको पता चल जाएगी, परसेंटेज में पता चल जाती है। तो परसेंटेज में भी हम 3 तरीके से हम इसको निकालते हैं। सबसे पहला आता है मास परसेंटेज, जिसको डब्ल्यू से हम क्या होता है डिनोट करते हैं। यहाँ पे क्या किया जाता है, नंबर ऑफ ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के 100 ग्राम में आपको क्या करना है, सॉल्यूट का कितना ग्राम है ना। परसेंटेज हम 100 पार्ट में ही निकालते हैं हमेशा। तो 100 ग्राम सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट जो है कितना ग्राम है, ये चीज बताता है मास परसेंटेज। ठीक है। वहीं अगर हाँ मास वॉल्यूम परसेंट निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, आप देखो यहाँ पे वॉल्यूम दे दिया, वॉल्यूम तो हम ml में निकालते हैं, है ना। तो सॉल्यूशन को क्या लेंगे, ml में लेंगे। 100 ml सॉल्यूशन में कितना ग्राम सॉल्यूट है वो क्या कहलाता है, मास वॉल्यूम परसेंटेज कहलाता है। अब थर्ड है वॉल्यूम वॉल्यूम परसेंटेज, है ना। तो इसमें क्या किया जाएगा, दोनों वॉल्यूम में निकालना पड़ेगा। मतलब सॉल्यूशन भी, मतलब 100 ml सॉल्यूशन लेंगे और उसमें सॉल्यूट जो रहेगा ml में निकालना रहेगा। नंबर ऑफ ml, कितना ml में प्रेजेंट है, ये क्या कहलाता है, आपका वॉल्यूम वॉल्यूम परसेंटेज कहलाता है। आगे देखते हैं, परसेंटेज निकालना तो हमने देख लिया, 3 टाइप के होते हैं। एक और मेजरमेंट करने का एक और मेथड है जिसको हम कहते हैं पार्ट्स पर मिलियन, जिसको पीपीएम से हम क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। जनरली हम पीपीएम का यूज तब करते हैं जब जो आपका सॉल्यूशन है वो ज़्यादा अमाउंट में है और उसमें जो सॉल्यूट है एकदम माइनर अमाउंट में घुला हुआ है ना, इतना भी कि उसका टेस्ट वगैरह कुछ भी पता नहीं चल रहा है। तब उस सिचुएशन में हम पीपीएम का यूज करते हैं। तो आपको पता ही होगा मिलियन की वैल्यू 10 to the power 6 होती है। तो यहाँ पे हम इसको इस फॉर्मूले से भी यूज कर सकते हैं, पीपी में एम इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10 to the power 6, है ना। इस फॉर्मूले से यूज कर सकते हैं या फिर आप इसको इस फॉर्मूले से भी इसका पीपीएम पार्ट्स पर मिलियन परसेंटेज किसी भी सॉल्यूशन का निकाल सकते हैं, है ना। फिर आता है एक और कॉन्सेप्ट है मोलैलिटी और मोलैरिटी का। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट है, कई बार इसमें कंफ्यूज हो के आप मोलैरिटी को मोलैलिटी भी निकाल सकते हैं या फिर मोलैलिटी को मोलैरिटी भी आप निकाल सकते हैं। तो देखते हैं कि मोलैरिटी क्या होती है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन को यहाँ पे हम किस में लेंगे, लीटर में लेंगे, है ना। तो 1 लीटर सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट के कितने मोल्स प्रेजेंट है उसको हम क्या बोलते हैं, मोलैरिटी बोलते हैं। ठीक है। तो जाहिर सी बात है ये आपको पता होनी चाहिए कि ये जो मोलैरिटी है किसके लिए यूज हो रही है, ये लिक्विड्स के लिए यूज हो रही है ना, जिसको हम वॉल्यूम लीटर्स वगैरह में नाप रहे हैं उसके लिए यूज हो रही है। तो इसको हम कैपिटल M से डिनोट कर रहे हैं मोलैरिटी को। इसका यूनिट क्या है, मोल इनवर्स इसका यूनिट है, या फिर मोल DM की पावर -3, इसको हम क्या करते हैं, इसे डिनोट कर रहे हैं। अब इसको एक फॉर्मूला भी है जिससे आप मोलैरिटी निकाल सकते हैं। क्या फॉर्मूला है, कैपिटल M यानी कि मोलैरिटी इज इक्वल टू W इंटू 1000 है डिवाइडेड बाय V इंटू M है। अब यहाँ पे ये V M W क्या है इसको आप देख सकते हैं। W इज इक्वल टू है मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम या फिर लीटर। सॉल्यूट का जो मास है आप ग्राम में भी लिख सकते हैं चाहे तो लीटर में भी लिख सकते हैं, है ना। लीटर में कब लिखेंगे, जब आपको गैस वगैरह में दिया है, तो ग्राम में लिखेंगे जब आपको कोई पार्टिकल फॉर्म में दिया है तब। वॉल्यूम V का मतलब है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, जो भी सॉल्यूशन आपको दिया गया है उसका कितना वॉल्यूम है ना, उसको आप लिखेंगे। अब इसके लिए तो लीटर के लिए तो आपने 1000 यूज कर ही लिया है ना। तो यहाँ पे M जो है ये स्मॉल m है ना। तो स्मॉल m इज इक्वल टू मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट जो भी आपको जिसका भी निकालना है ना, उसका आपको मोलिकुलर मास भी आपको निकालना चाहिए।
ये आपको मैं कई बार बता चुकी हूँ, मॉलिक्यूलर मास निकालने का फॉर्मूला आप इससे इजीली निकाल सकते हैं। देखिए, जब तक इन थ्योरेटिकली चीज़ों को हम एग्जाम्पल के थ्रू नहीं समझते, वो चीज़ें थोड़ी सी हमको लेंथी लगने लगती है और समझ में नहीं आती और हम कुछ जल्दी ही भूल जाते हैं ना। तो इसके लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया है मैंने, तो उसके थ्रू आप इसको देख सकते हैं। क्या दिया है यहाँ पे, बोला जा रहा है 5.85 ग्राम NaCl को डिसॉल्व किया जाता है इन 200 ml ऑफ सॉल्यूशन में, है ना। तो इसकी मोलैरिटी आपको क्या है बतानी है। सोडियम का 23 आपको मास दे दिया है, क्लोरीन का 35.5 इसका मास दिया हुआ है ना। हमने अभी मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या देखा था, W इंटू 1000 डिवाइडेड बाई M इंटू V, है ना। तो W हमने क्या देखा था कि हमको जो सॉल्यूट है उसका मास, तो यहाँ पे सॉल्यूट का मास आपको पहले से दे दिया है क्वेश्चन में 5.85 ग्राम, जो हमने यहाँ पे लिख लिया है ना। अब जो सॉल्यूशन है उसका वॉल्यूम दिया है, यहाँ पे कितना दिया है 200 ml, हमने यहाँ पे वो चीज़ लिख ली। अब आपको क्या है, मॉलिक्यूलर मास भी निकालना पड़ता है ना। एम का मतलब क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास आप निकाल सकते हैं क्योंकि आपका जो भी एलिमेंट यूज हो रहे हैं NaCl में उसका मास दिया है, लेकिन यहाँ पे सब एक एक है, तो आपको कुछ भी इंटू वगैरह करने की जरूरत नहीं है, सीधे आप इसको ऐड करके क्या निकाल सकते हैं, इसका मॉलिक्यूलर मास आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे निकल के आता है 58.5 जो मॉलिक्यूलर मास निकल के आता है ना। फिर आप देखते हैं कि हम सारी चीजें हमको मिल जाती है। अब हम इस फॉर्मूले में सबको पुट कर लेते हैं। W की जगह में जो भी वैल्यू है 1000 है, 58.5 हमको निकल के आया है, और जो सॉल्यूशन है 200 मिलीग्राम, है ना। तो सॉल्व करने के बाद हमको क्या मिलता है, 0.5 इसकी वैल्यू मिल के आती है, जिसका मतलब ये है कि इसका जो मोलैरिटी है या फिर जो कॉन्सेंट्रेशन कहना चाहिए 0.5 मोल है ना। किसकी कॉन्सेंट्रेशन, NaCl की, है ना। 5.85 ग्राम NaCl का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, 0.5 मोल। आगे हम मोलैलिटी को देखेंगे। तो मोलैलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व पर 1000 ग्राम, यानी कि 1000 ग्राम मतलब 1 kg सॉल्वेंट कह सकते हैं, है ना। तो 1000 ग्राम जो सॉल्वेंट है उसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, मोलैलिटी बोलते हैं। तो सबको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हमने अभी मोलैरिटी पढ़ी और अभी हम मोलैरिटी पढ़ रहे हैं। मोलैरिटी हम कब निकालते हैं, सॉल्यूशन का निकालते हैं, और मोलैलिटी किसका निकालते हैं, ग्राम में मास का जब पूछा जाता है तब हम मोलैरिटी निकालते हैं। इसको स्मॉल एल से M से डिनोट किया जा रहा है, और मोलैरिटी को कैपिटल एस से डिनोट किया था हमने, कैपिटल M से। यहाँ भी फॉर्मूला लगभग सेम आपको देखने के लिए मिल रहा है, स्मॉल m दिया गया है और बिल्कुल वैसा ही फॉर्मूला है, आप देख सकते हैं। W है ना, जो कि क्या बता रहा है, मास ऑफ सॉल्यूट बता रहा है, यहाँ पे 1000 से डिवाइड देना है। M क्या बता रहा है, मॉलिक्यूलर मास सॉल्यूट का दिखा रहा है। W क्या बता रहा है, मास ऑफ सॉल्वेंट या सॉल्यूशन, सॉल्वेंट लेना है ना। क्यों, क्योंकि सॉल्यूशन ले लेंगे तो फिर वो वॉल्यूम चला जाएगा, है ना, वॉल्यूम के फॉर्म में हो जाएगा, फिर वो मोलैरिटी हो जाएगी। आप सॉल्वेंट लेंगे और उसको हम क्या लेंगे, ग्राम में हमको उस चीज को लेना है। ठीक है, तो आइए इसको भी एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं, देखते हैं। तो यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, डिटरमाइन द मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। आपको मोलैलिटी पूछा जा रहा है सॉल्यूशन का। इफ 4 ग्राम NaOH डिसॉल्व इन 500 ग्राम सॉल्वेंट, 500 ग्राम सॉल्वेंट में अगर NaOH कितना है, 4 ग्राम है, तो उसकी मोलैलिटी आपको बतानी है ना। तो वही है कि मोलैलिटी को हम स्मॉल m से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला उसका था हमारे पास, W था ऊपर में, जो क्या बता रहा था, सॉल्यूट का मास बता रहा था, 1000 से इंटू कर रहे थे। फिर क्या कर रहे थे, मॉलिक्यूलर मास सॉल्यूट का हमको यहाँ पे निकालना है, और क्या करना है, सॉल्वेंट का मास लिखना है। तो क्या क्या चीजें हमको दी हुई है देख लेते हैं। मास ऑफ सॉल्यूट आपको दिया है 4 ग्राम है ना। अब आप ये भी देखने वाली बात है कि यहाँ पे ये ग्राम में दिया है, दोनों ग्राम में दिए, इसलिए आपको कुछ भी चीज कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर ये 1 ग्राम 1 किलोग्राम और किसी और यूनिट में दे देता तो आपको यहाँ पे कन्वर्ट करने की जरूरत होती। तो ये ग्राम में, दोनों ही ग्राम में दिया है, तो ऊपर में ये वैल्यू आपको यहाँ पे 4 रख देनी है, 1000 तो रहेगा ही। उसके बाद इसका जो मॉलिक्यूलर मास है आप निकाल सकते हैं। सोडियम का आपको पता है कि लगभग 22-23
के आसपास होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है। तो ये सारे लगभग पॉइंट्स वगैरह को मिला के कहाँ तक जाता है, 40 तक चला जाता है, ठीक है। और आपको सॉल्वेंट का जो मास कितना हुआ दिया है, 500 ग्राम दिया हुआ है। सारी चीज़ों को सॉल्व करने के बाद हमको यहाँ पे 1/5 मिलता है, जो कि मोलैरिटी या फिर कॉन्सेंट्रेशन है इस NaOH का, ठीक है। जो 4 ग्राम है, तो 500 ग्राम का जो सॉल्वेंट है, तो उसमें NaOH का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कितना है, 1/5 है, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो इस तरह से हमने 11th क्लास की केमिस्ट्री का ये पहला चैप्टर अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। इसमें हर छोटे छोटे टॉपिक्स को हमने कवर करने की कोशिश की है, और आई थिंक कुछ भी छोटा नहीं है। बाकी सारे आप न्यूमेरिकल्स बहुत सारे इसमें दिए हुए हैं, सबको सॉल्व करते जाएंगे। मैंने आपको सबको सॉल्व कर करके भी दिखाया है। थ्योरी थ्योरी हमने कुछ पढ़ी है, उसमें से कुछ न्यूमेरिकल भी सॉल्व किए हैं। तो इस तरह से आप सारी चीज़ों को बना सकते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और अगर आपको आगे की वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, क्योंकि मैं ये वीडियो बस ऐसे ही इस ये सोच के बना रही हूँ कि हाँ ठीक है आप देख रहे हैं, लेकिन अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मैं जल्दी जल्दी आपके लिए पार्ट्स वगैरह लाने की कोशिश करूँगी। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे चैप्टर 2, जो एटम्स वाला जो चैप्टर है उसको स्टार्ट करेंगे। तो थैंक यू।